जय हिंद दोस्तों। आज हम लगभग 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होगा। और देश दुनिया के बारे में अच्छे से जानने के लिए और आपकी जानकारी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए यह करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, सबसे पहला खबर है, भारत सरकार बायोफार्मा शक्ति नीति लाई है। क्योंकि भारत को दुनिया की दवाइयों की दुकान कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ज़्यादातर सस्ती जेनेरिक गोलियां दवाइयां ही बना पाते हैं। कैंसर, डायबिटीज और ऑटोइम्यून बीमारियों के महंगे इंजेक्शन और बायोलॉजिक्स के लिए भारत आज भी 70% से ज़्यादा कच्चे माल में चीन पर और महंगी टेक्नोलॉजी में अमेरिका पर निर्भर है। यह निर्भरता भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसी खतरे को देखते हुए बजट 2026 में 10,000 करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति नीति लाई गई है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि भारत को दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। लक्ष्य साफ है, भारत सिर्फ दवाइयां न बनाए, बल्कि नई और आधुनिक दवाइयों का आविष्कार करे। सरकार इस मिशन को 3 स्तर पर लागू कर रही है। पहला, 3 नए NIPER संस्थान, ताकि देश में टॉप लेवल वैज्ञानिक तैयार हो। माने इन संस्थानों में वैज्ञानिक काम करेंगे और शोध करेंगे नए नए दवाओं के बारे में। और दूसरा इसका कदम है 1,000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स का नेटवर्क बनाना, जिससे दवाओं का टेस्टिंग बहुत तेजी से हो जाए। और तीसरा इसके प्रोसेस पे काम होगा। CDSCO में साइंटिफिक रिव्यू टीम्स बनाई जा रही है, ताकि मंजूरी में देरी खत्म हो जाए। पहले मंजूरी दवा तो बन जाते थे, लेकिन मंजूरी में काफ़ी समय लग जाता था, जिससे नई दवाइयाँ नहीं बन पाती थी और देरी होती थी। अब साइंटिफिक रिव्यू टीम बनेंगी, ताकि मंजूरी जल्दी से जल्दी मिल सके, उनमें देरी ना हो। इस बायोफार्मा शक्ति का परिणाम आगे चल के ये होगा कि 2030 या 31 तक इसका असर सीधा आपकी ज़िंदगी पर दिखेगा। जो कैंसर का इलाज आज लाखों रुपये में है, वह हजारों में संभव हो पाएगा। भारत ग्लोबल मार्केट में 5% हिस्सेदारी के साथ एक बायो सुपर पावर बनकर उभरेगा। अब हम कह सकते हैं कि बायोफार्मा शक्ति, या सरकार भी कहती है कि बायोफार्मा शक्ति भारत की वह ताकत है जो महंगे विदेशी इलाज को सस्ते स्वदेशी इलाज में बदलकर हर भारतीय को सुरक्षा दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपका आज का पहला करंट अफेयर्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी क्रम में दूसरा करंट अफेयर्स है, अमेरिका रूस परमाणु संधि खत्म। यह क्या है? तो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली आखिरी बड़ी संधि न्यू स्टार्ट, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, जो 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। यह समझौता क्या था? तो यह एक ऐसा समझौता था जिसमें दोनों देश ने वादा किया था कि वे अपने तैनात परमाणु हथियार, यानी कि वे अपने लॉन्चिंग पैड पर तैनात परमाणु हथियार को 1500 से ज़्यादा संख्या नहीं रखेंगे और एक दूसरे के परमाणु ठिकानों की जांच भी होने देंगे। यह संधि 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच हुई थी। यह संधि क्यों खत्म हो गई, इसके बारे में जानते हैं। इसके 3 साफ कारण हैं। पहला, समय सीमा पूरी हो गई। यह संधि 2021 में आखिरी बार 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी, क्योंकि यह 2010 में बनी थी और 10 साल के लिए लगभग बनी थी। 2021 में इसका 10 साल पूरा हो गया था, लेकिन फिर दोनों की सहमति बनी और यह संधि 2021 में आखिरी बार 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई। तो इसके बाद इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए यह अपने आप खत्म हो गई। यानी कि 2021 में 5 साल और जोड़ेंगे तो 2026, तो लगभग 5 जनवरी 2026 को इसका समय पूरा हो जाता है, इसलिए खत्म हो गए। और दूसरा है रूस का फैसला। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने 2023 में ही कह दिया था कि वह इस संधि में अब सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका और पूरा यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहा था। इस कारण रूस साफ तौर पे कह दिया कि इस संधि में वह सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेगा। अब रूस का कहना है कि वह इसके नियमों से बाधा नहीं है, हालांकि वह संयम बरतने की बात कर रहा है। अमेरिका का रुख है कि अमेरिका ने भी इसे पर ज़्यादा चिंता नहीं जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर नई संधि बने, अगर इसी तरह का कोई नई संधि बन रहा है, तो उसमें चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए।
ये अमेरिका का कहना है, क्योंकि चीन भी अपने परमाणु हथियार को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये थी दूसरा करंट अफेयर्स, और मौजूदा स्थिति इसमें ये है कि अमेरिका और रूस और परमाणु हथियारों की कोई कानूनी सीमा नहीं है। अब जितना मन करे उतना परमाणु हथियार लॉन्चिंग पैड पर बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और 1972 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच कोई परमाणु नियंत्रण समझौता नहीं बचा। एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर जांच की व्यवस्था पूरी तरह खत्म भी हो गई। अब बिना बताए, बिना जानकारी दिए कोई भी देश परमाणु हथियारों में की संख्या बढ़ा सकता है। इससे दुनिया को क्या खतरा है? संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक शांति के लिए गंभीर क्षण बताया है, क्योंकि परमाणु परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। भरोसे की कमी से गलतफहमी बढ़ सकती है। दुनिया फिर से शीत युद्ध जैसे दौर की ओर जा सकती है। तो अंत में यही हम कह सकते हैं कि न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने का मतलब है कि अब अमेरिका और रूस पर परमाणु हथियारों की कोई कानूनी लगाम नहीं रही, जिससे पूरी दुनिया की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये थी दूसरी करंट अफेयर्स। अब चलते हैं अपने तीसरी करंट अफेयर्स की ओर, बजट के बारे में। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की। इसमें सरकार ने इस साल लगभग 53.5 लाख करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। इससे बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 26% तो पुराने कर्ज को ब्याज चुकाने में चला जाता है। बाकी पैसा देश को चलाने, सेना को मजबूत करने और सड़क रेलवे बनाने में लगेगा। आपकी जेब और टैक्स पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि टैक्स स्लैब पहले जैसा ही है। अगर आपकी कमाई 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और दूसरा है, विदेश भेजना सस्ता होगा। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या आपको विदेश में इलाज कराना है, तो वहाँ पैसे भेजने पर लगने वाला टैक्स टीसीएस 5% से घटकर 2% हो गई है। यानी अब पैसे भेजना कम खर्चीला होगा। और तीसरा है, आईटीआर भरना आसान हो जाएगा। नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है, जिससे फॉर्म भरना और आसान हो जाएगा। और अब आपको सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अब जानते हैं क्या सस्ता और क्या महंगा होगा। देखिए, विदेशी जूते, ब्रांडेड कपड़े और कुछ गैजेट्स, मोबाइल आदि सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। और महंगा हो सकता है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर टैक्स बढ़ गया है, यानी ट्रेडिंग अब और महंगी पड़ सकती है। इसमें किसानों के लिए क्या है, तो किसानों के लिए स्मार्ट खेती करने के प्रयास कर रही है सरकार। अब किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बताएगी कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब पानी देना है। इसके लिए भारत विस्तार नाम का सिस्टम आ रहा है। नई फसलें, धान गेहूं के अलावा अब चंदन, नारियल और काजू जैसे कीमती फसलों की खेती के लिए सरकार मदद देगी, ताकि किसान ज़्यादा कमा सके। पीएम किसान के 2000 की किस्तें आती रहेंगी। विकास और नौकरियों के बारे में जानते हैं। सरकार बहुत सारी नई सड़कें और 7 नई हाई स्पीड ट्रेन, जैसे बुलेट ट्रेन जैसी चलाने वाली है। इससे कंस्ट्रक्शन में मजदूरों और इंजीनियरों को काम मिलेगा। युवाओं के लिए स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए भारी बजट रखा गया है, ताकि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलने में आसानी हो। सरकार ने आपके टैक्स में कोई बड़ी छूट तो नहीं दी, लेकिन देश को स्मार्ट बनाने और नई सुविधाएं देने पर खर्च कर रही है। मिडिल क्लास के लिए बजट काम चलाने वाला है। जबकि तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपना चौथा करंट अफेयर्स के बारे में, जो है चबहार पोर्ट को लेकर, क्योंकि चबहार पोर्ट हाल ही में चर्चा में है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें अफगानिस्तान या रूस से सामान भेजना हो तो रास्ता पाकिस्तान से होकर ही क्यों जाना चाहिए? इसी क्यों का जवाब है चबहार पोर्ट। और यह अभी न्यूज में है, इसलिए क्योंकि भारत ने अपनी जेब से 1000 करोड़ की आखिरी किस्त चुका दी है। इसको बनाने के लिए, इसको संचालन करने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ की आखिरी किस्त चुका दी है। और संसद में इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। यह कहानी शुरू हुई थी 2003 में, लेकिन काम में तेजी आई 2016 में। भारत ने ठान लिया था कि हम पाकिस्तान के नखरे नहीं सहेंगे। हमने ईरान में अपना खुद का पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, ताकि हम सीधा समुंदर के रास्ते सेंट्रल एशिया पहुंच सके। क्योंकि सेंट्रल एशिया पहुंचने का जमीनी तौर पे रास्ता नहीं है, मन स्थल मार्ग नहीं है। ये स्थल मार्ग पाकिस्तान से होके जाता है, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो जाने नहीं देता है। तो इस स्थल मार्ग का विकल्प है ये चबहार पोर्ट।
और समुद्र के रास्ते चबहार पोर्ट से होते हुए हम सेंट्रल एशिया आसानी से पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये चबहार पोर्ट का कई तरीके से फ़ायदा है, क्योंकि जो सामान रूस पहुंचने में 40 दिन लगता था, अब वो 25 दिन में पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 30% कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चीन जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, यानी कि चबहार पोर्ट के कुछ ही दूरी पे पाकिस्तान में चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है और हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हम टक्कर दे सकते हैं इस चबहार पोर्ट को बनाकर। तो इसलिए इस चबहार पोर्ट पे बार बार सरकार जिक्र करती है और इस पे बात करती है। तो आज ये टेंशन क्या है इस चबहार पोर्ट के लिए और क्यों हाल ही में चर्चा में है? तो पहली बात कि 1,000 करोड़ रुपया संसद में चर्चा हुई थी, जो दे दिया गया था उसके बारे में। और दूसरा इसका टेंशन है अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी। अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी है। अमेरिका कहता है ईरान के साथ व्यापार मत करो, वरना हम बैन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। भारत ने इसको बड़ी चतुराई से अमेरिका को मना रखा है और हमें अप्रैल 2026 तक छूट मिली हुई है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जो संसद में भी गूंज रहा है। भारत ने तो अपना पैसा लगा दिया है, पोर्ट तैयार है। अब ये हमारे कूटनीति पर निर्भर है, डिप्लोमेसी पर, कि हम अमेरिका को कैसे हैंडल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए या अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी चौथी करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसे भी आप कृपया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड अलायंस के बारे में, क्योंकि इसका जो फ्रेमवर्क है वो जारी हो गई है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने 2026 में ऐसे व्यापार समझौता किया है जिसे दुनिया सभी व्यापार समझौते की जननी कह रही है, यानी कि मदर डील ऑफ मदर कह रही है। यह डील न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बदलेगी, बल्कि चीन की पकड़ को भी सीधी चुनौती देती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड अलायंस क्या है, क्यों हुआ, इसके फायदे क्या होगा और इससे में चीन का एंगल क्या है। 27 जनवरी 2026 को, आप जानते ही होंगे कि 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड अलायंस पर बातचीत पूरी कर ली। यह समझौता करीब 200 करोड़ लोगों के बाजार को जोड़ेगा और दुनिया की लगभग 25% जीडीपी को कवर करेगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है सभी व्यापार समझौतों की जननी, यानी कि मदर ऑफ डील। इस समझौता का मतलब साफ है कि अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सामान पर टैक्स कम लगेगा, व्यापार करने वाला नियम सरल होगा, आसान होगा, जिससे व्यापार तेज होगा और सस्ता होगा। यानी भारतीय सामान और सेवाएं यूरोप में आसानी से पहुंचेंगी और यूरोप की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। तो अब जानते हैं इस टैक्स हटने से क्या फायदा होगा। तो यूरोपीय यूनियन ने वादा किया है कि अब वह भारत को लगभग 100% निर्यात पर टैक्स खत्म कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि भारतीय कपड़ा है, जूता, चमड़ा, हैंडलूम यूरोप में बिना टैक्स बिकेंगे और इन सेक्टरों में ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। आप जानते हैं कि कपड़ा की फैक्ट्री हो, जूता की फैक्ट्री हो, चमड़ा की फैक्ट्री हो, हैंडलूम की फैक्ट्री हो, इसमें मजदूर ज़्यादा काम करते हैं। तो जब यूरोप में इस सामानों पे टैक्स कम लगेगा तो वहाँ पे भारतीय सामान यूरोप में ज़्यादा बिकेंगे। तो जब ज़्यादा बिकेंगे तो इस इंडस्ट्री में, इस फैक्ट्री में मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, ज़्यादा काम भी मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा, छोटे निर्यातकों को बड़ा मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं भारत भी काफ़ी सामानों पर टैक्स कम कर रहा है यूरोपीय यूनियन के। तो भारत यूरोपीय यूनियन से आने वाले लगभग 92% सामान पर टैक्स घटाएगा या हटा देगा, खासकर मशीनरी, रसायन, फार्मा उत्पाद। इससे फायदा क्या होगा कि भारत को उन्नत और सस्ती मशीनें मिलेंगी, दवाइयों और केमिकल्स की लागत घटेगी, भारत की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा मजबूत बनेंगे, गाड़ियाँ और वाहनों पर संतुलित फायदा होगा। यूरोपीय यूनियन की कारों पर पहले 110% टैक्स लगता था। अब हर साल 2.5 लाख कारों के कोटे में 5 से 10 साल में टैक्स घटकर 10% हो जाएगा। यानी कि पहले 110% टैक्स लगता था और जो आने वाले सालों में लगभग 10% तक आ जाएगा, जिससे जो 2 करोड़ में कार मिलती थी वो लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ में मिल जाएगी। इतना सस्ता हो सकता है आने वाले समय में। और नए ऑटो टेक्नोलॉजी भारत आएंगी।
ईवी और ग्रीन व्हीकल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू कंपनियों को समय मिलेगा, अचानक झटका भी नहीं लेगा। कृषि क्षेत्र सुरक्षित क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत ने इस डील से कृषि क्षेत्र को अलग कर दिया गया है, क्योंकि भारत का साफ कहना है कि दूध, मुर्गी पालन को बाहर रखा गया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने चावल चीनी को बाहर रखा। मतलब साफ है कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखनी है। सस्ता विदेशी कृषि सामान भारतीय बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसको देखते हुए इस डील से इस कृषि क्षेत्र वाले सामानों को बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र को भी इस डील में शामिल कर दिया जाए तो यूरोप के भी दूध और कृषि से संबंधित चीज़ें भारत में आएंगी, और तो यहाँ के किसानों को कंपटीशन करना पड़ेगा, कॉम्पीट करना पड़ेगा, जिससे किसानों की आजीविका पे खतरा बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी 5वीं करंट अफेयर्स जो आपके स्क्रीन पर है, तो कृपया इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा।